नमस्कार। मैं तेजिंदर छाबड़ा एस्ट्रो ज्योति से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो है हमारे प्रश्न शास्त्र का डे 12 है। और आज हम जो है मैरिज का टॉपिक करने जा रहे हैं। तो मैरिज से रिलेटेड अब मैम जो है आज प्रश्न कुंडली आपको बताएंगे कि कैसे इसको हम करते हैं और क्या क्या इसमें कॉम्बिनेशंस रखते हैं, क्या क्या हमें चेक करना है। और अगर आपका पिछली क्लास से कोई रिलेटेड कोई कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ लीजिएगा। अदरवाइज हम अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है मैम। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल टू एवरीवन। पिछली क्लास से कोई है कंफ्यूजन? थैंक यू ऑल। कोई कंफ्यूजन नहीं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम पिछले क्लास से मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट मैं थोड़ा सा कुंडली में फंसती हूँ कि हम्म। ये एक तो आपने बताया आरुण लगन, एक उसमें फिर मैं एस्ट्रोसेस में जाके देखती हूँ तो उसमें है कि चंद्र वाला भी है, सूर्य वाला भी है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कौन कौन से मेरे को देखना है। देखिए, प्रश्न कुंडली में आप वो जो एस्ट्रोसेट पे लग्न कुंडली देखिए। ठीक है, बाकी सबको जी। भूल जाइए। प्रश्न ओके। शास्त्र में हम लग्न कुंडली को देखते हैं जो आपकी कुंडली बन रही है। आरूढ़ लगन हाँ आप जी। खुद से निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था जी। क्षेत्र से। आरुण लगन मैम कब हमें इम्पोर्टेंट होता है देखने के लिए? आरूढ़ लगन हम तब देखते हैं जब हमारा कोई पॉइंट हमारे लगन से क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम उसको आरूढ़ लगन से देखते हैं। अच्छा। बहुत और सारे पॉइंट्स हैं जब हम आरूढ़ लग्न देखते हैं। तो आप जी। मेरी जो पिछली वीडियो है उनको देखिए। उसमें आरूढ़ लगन मैंने जी। डिटेल में बताया कब कब हमें हाँ आरूढ़ जी। लगन हाँ देखनी चाहिए। ठीक है, हम अभी जी। आरूढ़ लगन लेंगे तो फिर हम बैक पे फिर चले जाएंगे। तो उसको आप एक बार देखिए। तो वैसे जो हमने सूत्र लगाए हैं, नहीं अगर नहीं मैम, एक्जैक्टली क्या है ना, मैं अभी कुंडली बन। हम्म जी। तो अगर ओके। हम और लग्न कुंडली पे भी सूत्र लगाएंगे तो भी आपको आंसर्स जो है क्लियरली निकल के आएंगे। लेकिन इन केस कई बार जो है कभी थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन है तो आप आरूढ़ लग्न से और क्लियर कर सकते अच्छा। हैं। आपके शायद वीडियो पॉज हो रही है। और मैम मेरे को ये कंफ्यूजन हुआ जो हमारा भाग्य ग्रह, अब आ रही है मैम? हम्म। पॉज हो रही है अभी भी। आ रही है। जो भाग्य का घर है मैम वो 9वां अब, जो मैम भाग्य का जो घर है हमारा 9वां या 10वां, क्योंकि मेरे को दो चीज में कंफ्यूजन हो, कोई मुझे 9वां, हम कोई 10वां, में थोड़ा कंफ्यूज हो गई। भाग्य का घर 9th हाउस होता है और 10वां भाव कर्म भाव होता है, कर्म का। उसको अच्छा। कभी कभी अच्छा। 10वें भाव को इसलिए भाग्य का क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है, तो उनको रिलेट कर देते हैं। और जी। कई बार डिग्री वाइज जो है ऐसा कभी कोई राशि है बिल्कुल लास्ट पॉइंट्स पे है तो भी उसको हम कह देते हैं कि भाग्य जो है 10वें की तरफ जा रहा है। बट वैसे जो काल पुरुष की कुंडली में 9वां भाव भाग्य स्थान है और 10वां भाव जी। कर्म स्थान है। अच्छा। मैम अगर हम धन भाव को 5 से दूसरा भाव से देखते हैं तो फिर ये कौन सा, लक्ष्मी का घर भी, ये भी बताया जाता है। सेकंड 11वां भाव, 11वां सेकंड भाव तो हम धन के। देखिए, जी। सेकंड भाव धन भाव है। 11वां जी। भाव लाभ का है, गेन का है, प्राप्ति का है। ठीक है, हाँ तो जी। इसलिए इसको धन भाव से जोड़ के चलते हैं कि जब तक आपको गेन अच्छा। नहीं होगा धन कहाँ से आएगा, प्राप्ति नहीं होगी धन आएगा कैसे। तो इसलिए उसको हम गेन के भाव को साथ लेके चलते हैं। धन का भाव सेकंड भाव है, जी। इन 11वें भाव को भी हम साथ ओके। लेके चलते हैं। जी। कर्म भाव को भी देखते हैं, जब तक ओके। कर्म नहीं करेंगे तो पैसा आएगा कैसे। जी। जी। ओके मैम, कि यही हम धन सवाल के थे बट लिए मेरे को। अष्टम को भी देखते हैं। बहुत सारे अष्टम लोगों का कौन देखते हैं? अष्टम, क्योंकि अचानक धन प्राप्ति का घर जो है वो अष्टम है, उसको भी जी। देखते हैं। बहुत सारे हम पॉइंट्स को हमको देखना पड़ता है जब हम कुछ भी एनालाइज करते हैं। बहुत डीप में जाना पड़ रहा है मैम, कल तो मैं रोने लग गई कि मेरे से नहीं हो नहीं पाएगा नहीं, ये। इतना टेंशन मत लीजिए, बड़े रिलैक्सिंग वे में आप कुंडली को देखिए।
जितना जितना आप आगे देखते जाते हैं जी। उतना स्ट्रेस लेके मत देखिए। स्ट्रेस, आप इंटरेस्ट क्रिएट करिए, स्ट्रेस नहीं। कोई बात नहीं, आज आपको ठीक है। कम समझ में आ रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे एनालाइज करेंगे अपने आप दिमाग में बातें आती रहेंगी। थोड़ा पढ़िए, ठीक है, थोड़ा किताबें पढ़िए, थोड़ा एनालाइज करिए, अपने आप आ जाएगा। स्ट्रेस लेने की जरूरत जी। नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होता। जी। ठीक है, हाँ एजुकेशन मैम, ये तो है। नर्सरी में एडमिशन लेते हो, सीधे नर्सरी से 12th नहीं कर लेते। उसके लिए भी स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, यहाँ भी स्टेप बाय स्टेप चलिए। गीत मैडम से पूछो ना, उन्होंने हाँ कितने जी। साल लगाए हैं यहाँ तक पहुंचने में। है जी। ओके। मैं कह रहा हूँ मैडम से पूछो कि सॉरी। तो गीत से कह रहा हूँ मैडम से पूछो कि उन्होंने यहाँ तक पहुंचे में कितने साल लगाए हैं। तो बहुत अमित साल जी लगाए। हाँ मैं कितने साल मैडम? देखिए, मैं अगर सर्टिफिकेशन की बात करूं तो मुझे हो गए 6 years। और अगर मैं ज्योतिष पढ़ने की बात करूं तो मुझे हो गए अबाउट 18 years। बाप गीत रे। जितनी आपकी उम्र होगी उससे 2-4 साल ही आप मैडम ने बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है कि हमें इस बात को एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए, इतनी जल्दी हमें नहीं करना चाहिए। हम जल्दी बहुत नहीं जल्दी कर करनी, रहे हैं। एक दिन में कुछ नहीं होता। आराम से करिए, जितना आराम रोम आराम से करेंगे रोम उतना। वाज जी। नॉट बिल्ट इन ए डे। यस, एग्जैक्टली। ओके सर, थैंक यू। एक्चुअली क्या है ना मैम, चंचल है ना मेरा, तो थोड़ा जल्दी जल्दी सीखूं ऐसा मन होता है। ये उम्र नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कुछ नहीं, नहीं है। जल्दी नहीं, जल्दबाजी नहीं, आराम से सीखिए। यहाँ पे आप शनि की होता है, बोलते हैं सब कि 20 साल की उम्र कुछ नहीं। जी। शनि की चाल से चलिए, आराम आराम जी, से। थैंक यू मैम। वेलकम। तो आज हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है विवाह। और जब हम प्रश्न शास्त्र लेके चलते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन ओके, थैंक यू। विवाह पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आज कल तो ज्यादा ही आते हैं। सेकंड आता है कैरियर, और पहला आता है विवाह। तो हम हिंदुओं में क्या है, 16 जो है वो पवित्र धार्मिक कार्य होते हैं। षोडश संस्कार जिन्हें कहते हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक। जन्म के समय है जो फर्स्ट बच्चे का जन्म का के बाद पूजा होती है। फिर उसका अन्नप्राशन संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होते हैं। फिर विद्या का संस्कार होता है उसके पहले। तो इस तरह से 16 संस्कार हमारी हिंदू संस्कृति में बताए गए हैं, उसमें से विवाह सबसे इम्पोर्टेंट है। और विवाह को हम इसीलिए, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो बहुत विवाह को लेके चिंतित रहते हैं कि हमारी जो परंपरा है, हमारे जो संस्कार हैं, आप देखेंगे कि उसमें विच्छेद नामक कोई नाम ही नहीं है। हम कह देते हैं विवाह विच्छेद, लेकिन कोई नाम नहीं है, एक कोई वर्ड उसके लिए बनाया ही नहीं। क्योंकि हमारे संस्कार कहते हैं कि ये जो एक संस्कार हो गया, ये इतना महत्वपूर्ण है कि उसका टूटना इस जन्म में तो क्या, कई जन्मों तक संभव। तो इसीलिए हम विवाह के टाइम पे बहुत ध्यान से, अब हमारे पास एक बहुत बड़ा अस्त्र है, कुंडली। कुंडली मिलान करते हैं, या पहले देखते हैं कि विवाह करने से पहले ही हम जिस लड़की या लड़के से अपने बच्चों का विवाह करने जा रहे हैं वो सक्सेस होगा कि नहीं, या विवाह से पहले भी कि विवाह हमारे बच्चे का कब होगा, कहाँ पे होगा, कैसे होगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो माइंड में आते हैं, और जहाँ तक हमारे पास उन क्वेश्चंस को लेके, उन क्वेरीज को लेके आता। क्या आप शेयर कर पा रहे हैं तेजिंदर जी स्क्रीन को? जी मैम, कर रहा हूँ। पेरेंट्स की एक टेंशन होती है कि जो हम बच्चे का विवाह करने जा रहे हैं वो सफल होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा इसको, अब हम हम कुंडली के बारे में तो हम देखते हैं कि विवाह के जो क्वेश्चंस हैं
कुंडली के माध्यम से, प्रश्न शास्त्र के माध्यम से हम उनका आंसर कर सकते हैं। तो प्रश्न कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट जो भाव है वो है सप्तम का सप्तम भाव। विवाह से रिलेटेड जो है वो 7वां भाव होता है जो हम विवाह के लिए प्रयुक्त करते हैं। अब सप्तम भाव भी है और जो 7वें भाव में बैठा है राशि है उसका स्वामी सप्तमेश भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है जगह रखता है। प्रश्न कुंडली में जो सप्तम का भाव में राशि है उसका स्वामी अगर शुभ स्थान में विराजमान है या किसी उच्च के ग्रह के साथ बैठा है तो शादी के बाद समृद्धि मिलेगी ऐसा कहा जाता है। पहले तो हम यही देखेंगे कि शादी होती है, शादी के बाद ये बच्चा है, चाहे वो बेटी है या वो बेटा है, उसके शादी के बाद योग कैसे हैं, क्या शादी के बाद वो सुखी रहेगा। तो अगर सप्तम का स्वामी जो है शुभ स्थान में विराजमान है, सप्तमेश जो है वो शुभ स्थान में है, उच्च के ग्रह के साथ बैठा है, तो शादी के बाद समृद्धि कैसा। अगर कृष्ण कुंडली में तीसरे, पांचवें, 7वें और 11वें भाव में चंद्रमा, इन भावों में चंद्रमा हो और वो गुरु के द्वारा देखे, 7वें भाव पे अगर गुरु की दृष्टि है तो वो अच्छी मानी। लेकिन उसके बाद हम थोड़ा और डीप जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि गुरु कहाँ पे है, गुरु पीड़ित तो नहीं है, स्वयं तो पीड़ित नहीं है। अगर गुरु पीड़ित भी हैं, गुरु गलत स्थान पे भी बैठे हैं, फिर भी अगर उनकी दृष्टि सप्तम भाव पे बैठी है तो वो कम से कम उस शादी को टूटने नहीं देंगे, इतना जरूर एश्योरिटी हो सकता। तो प्रश्न कुंडली में अगर तीसरे, पांचवें, 7वें और 11वें भाव में चंद्रमा हो और वो गुरु के द्वारा देखा जाता हो तो जातक का जल्दी विवाह होगा ऐसा कहा जाना चाहिए। विवाह के बारे में आते हैं कि कब होगा, तो हम कह सकते हैं अगर इन स्थानों पे चंद्रमा है और वो गुरु की उस पर दृष्टि है तो विवाह जो है जल्दी ही। नेक्स्ट लगा सकते हैं। मैम अगर यही डिटेल्स नॉर्मल कुंडली में भी हो तो भी चलेगा, ये खाली ये प्रश्न कुंडली के लिए वैलिड है? नॉर्मल कुंडली में अगर जन्म कुंडली में है तो भी ये सेम ही रहेगा कि जन्म कुंडली में भी अगर सप्तम का स्वामी, ये सप्तमेश जो है शुभ स्थान में है, उच्च के ग्रह के साथ बैठा है, तो भी शादी के हम समृद्धि के लिए कह सकते हैं। लेकिन अगर जन्म कुंडली में ये दूसरा वाला आता है, अगर तीसरे, पांचवें, 11वें भाव में चंद्रमा है, गुरु के द्वारा देखा जाता हो, तो हम एक पर्टिकुलर एज में बताएंगे कि उस एज में जो है वो शादी होगी। क्योंकि जन्म कुंडली शीघ्र होगी या देर से होगी, कब होगी, इसके आंसर क्लियर नहीं देंगे, वो एक एज बता देंगे कि इस एज में शादी हो सकती। जब भी गोचर आएगा इन पे चंद्रमा का तब हो सकती है। ये कब होगा ये मैं आपको बाद में एक कुंडली से डिटेल में बताऊंगी कि सिर्फ गुरु और शुक्र को अगर हम यहाँ पे प्रश्न कुंडली से नहीं, जन्म कुंडली के गुरु और शुक्र को पकड़ लेते हैं तो उससे हम शादी की एस्टिमेटेड एज बता सकते। नेक्स्ट लगा दीजिए। अगर लड़के का प्रश्न है और शनि समभाव, समभाव यानी इवन नंबर्स में है, दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 12वें, तो लड़के का विवाह जल्दी होगा। यहाँ पे हम सप्तमेश की बात नहीं करें, यहाँ पे हम शनि की, शनि कोई भी है। अगर लड़की का प्रश्न है और शनि विषम भावों में विराजमान हो तो लड़की का जल्दी विवाह होगा ऐसा कहा। अब देखिए यहाँ पे लड़के और लड़की दोनों में अलग अलग चीजें आ रही हैं। अगर लड़के का प्रश्न है तो शनि को समभाव में जल्दी विवाह बताता है, और अगर लड़की का है तो वो विषम भाव, ऑड नंबर्स में। प्रश्न कुंडली में जो सप्तम का स्वामी है, अब हम शनि को छोड़ के फिर से 7वें भाव पे आ जाते हैं। प्रश्न कुंडली में जो सप्तम का स्वामी है अगर वो शुभ स्थान में विराजमान है या किसी उच्च के ग्रह, तो शादी के बाद ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर प्रश्न कुंडली में तीसरे, ये भी हमारा हो गया
नेक्स्ट लगा दीजिए। बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा ये शुभ ग्रह माने गए हैं। अगर जातक की प्रश्न कुंडली में ये शुभ भावों में बलवान होकर विराजमान हो तो जातक का शीघ्र विवाह होगा। बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा ये जो है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं एक जातक की विवाह के लिए। ये शुभ ग्रह होते हैं, और ये अगर ये ग्रह शुभ भावों में है, अपने से अपोजिट भाव में नहीं है, शुभ ग्रहों के साथ हैं, बलवान है। बलवान का मतलब क्या है? उनपे शुभ ग्रह के साथ हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि है, कंजंक्शन, पोजीशन, सब तीनों चीजें एस्पेक्ट उनको मिल रही हैं, वो बलवान है। और ऐसे अगर ग्रह हैं तो प्रश्न कुंडली में हम बता सकते हैं कि शीघ्र विवाह होगा, और विवाह शीघ्र होगा, और विवाह के बाद की जो लाइफ है वो भी अच्छी होगी। नेक्स्ट लगा दीजिए। सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु। देखिए अभी हमने शुभ ग्रहों की बात की, बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा। अब हम अशुभ ग्रह की बात कर रहे हैं। सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु अशुभ ग्रह हैं। जब प्रश्न कुंडली में इनका संबंध लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश, लग्नेश लग्न का स्वामी, पंचमेश पांचवें भाव का स्वामी, सप्तमेश सातवें भाव का स्वामी से हो रहा हो तो जातक के विवाह में देरी। अगर इनका लग्नेश, पंचमेश, सप्तेश का संबंध अगर बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा से है तो जल्दी होगी, और अगर अशुभ ग्रहों से इनका संबंध हो रहा है तो विवाह में देरी। मैडम एक चीज, ये जी, सूर्य तो हमारी आत्मा है, फिर ये अशुभ ग्रह कैसे हो सकता है? शनि, मंगल, राहु और केतु समझ मैं आता है। ये अभी बताने वाली थी, बताते वाला है। सूर्य को हम अशुभ नहीं, लेकिन हम हाँ, इसको क्रूर क्रूर सूर्य क्रूर क्रूर ग्रह ग्रह कहते तो है। हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सभी ग्रहों की इकट्ठी बात हो रही है तो इनको भी अशुभ कह दिया। सूर्य को अशुभ नहीं कहा जाता, सूर्य को क्रूर, क्योंकि पिता माना जाता है, और पिता जो है वो क्रूर भी नहीं होते, डिसिप्लिन्ड होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं। जी जी जी। ठीक है, क्योंकि तो मैंने देख इनको तो सूर्य को कई जगह कह देते हैं क्रूर, पर वो आत्मा अशुभ के है, पर कारक अशुभ। हैं, और अगर पिता आत्मा ही के अशुभ हो कारक। गई। पिता जो है वो स्ट्रिक्ट होते हैं। आज के पिता नहीं होते हैं, लेकिन पिता जो है वो स्ट्रिक्ट होते हैं, तो इसलिए सूर्य को क्रूर ग्रह कहा गया है। लेकिन यहाँ पे ये सभी इनको अशुभ ग्रहों की श्रेणी में ला दिया है, तो इसलिए अशुभ कह दिया। सूर्य क्रूर होते हैं या स्ट्रिक्ट कह सकते थैंक यू मैडम। हैं जी। अगर प्रश्न कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी और शुक्र दोनों में से कोई एक भी तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में है तो जातक का विवाह के बाद बढ़िया पैसा हो। अब देखिए, सप्तम भाव का स्वामी जो भी है, जो भी राशि है उनका राशि स्वामी, या फिर शुक्र। शुक्र क्या है? विवाह के कारक हैं। दोनों में से कोई भी तीसरे, छठे या 10वें और 11वें भाव में हो तो जातक की विवाह के बाद बढ़िया पैसा हो। अब देखिए, ये प्रश्न शास्त्र का रूल है। इस पे अगर हम वैदिक वाला लगाएंगे तो यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं तीसरे, छठे जो अशुभ भाव हैं इनमें हम शुक्र को बिठा रहे हैं, तो शुभ कैसे करें? ठीक है, और 10वें, 11वें में भी वो ठीक है। 10वें, 11वें को तो हम मान लेते हैं कि 10वां कर्म का और 11वां भाव गेंद का है, तो विवाह के बाद बढ़िया पैसा करें। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ प्रश्न शास्त्र का ये रूल है, इसको कंफ्यूज नहीं करें। और एक यहाँ पे जो बहुत किसी बुक में मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने कई कुंडलियों में खुद से लगा के ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर सप्तम का स्वामी थर्ड में चला जाए तो आप उसको बता सकते हैं कि शादी जो है वो घर के आसपास होगी। और ये कई कुंडलियों में मैंने लगा के देखा है, ऐसा ही उसी शहर में शादी होती है मोस्टली। अगर कोई आपके पास आता है और सप्तम का स्वामी थर्ड, तीसरे भाव में बैठा हो तो शादी जो है वो उस एरिया के जहां का वो बच्चा है उसी एरिया में। अगर अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव के स्वामी के साथ हो या दृष्टि डाल रहा हो तो जातक के मन का जीवन साथी उसे नहीं मिले।
देखिए ये एक लव मैरिज के लिए पॉइंट है। अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव के स्वामी के साथ हो या दृष्टि डाल रहा, अष्टम और सप्तम दोनों साथ हो या एक दूसरे की दृष्टि से कनेक्टेड हो, तो जातक के मन का साथी उसे नहीं मिलता। अगर प्रेम विवाह के बारे में प्रश्न हो और स्थिति ये हो तो सीधे मना कर देना चाहिए। आप कह सकते हैं अरेंज्ड मैरिज आपके चार्ट में, लव मैरिज के चार्ट में नहीं। नेक्स्ट कर दीजिए। मैम जी मैम अष्टम भाव का मतलब है कि मार्च और सप्तम का अगर वीनस हो, ये इकट्ठे बैठे हो या इनकी दृष्टि हो, दैट मीन्स ना। कोई जैसे अष्टमेश अष्टम का स्वामी, ठीक है, अष्टमेश और सप्तमेश। अष्टमेश मान लीजिए मंगल है जैसा आपने हम्म, कहा, और जी सप्तमेश वीनस है। वो अगर एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है, या फिर वो एक साथ कंजंक्ट होके बैठे हैं किसी भी भाव में, तो प्रेम विवाह नहीं होता। जीवन साथी जो है उसकी मर्जी का नहीं। इस ओके। बात को आप बता सकते। कुंडली से प्रेम विवाह कैसे पता चलता है? जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ दीदी मेरी क्लास लगी है बाद में। कुंडली से प्रेम विवाह कैसे पता चलेगा? यदि किसी कुंडली में पंचमेश और एकादश एक साथ हो तो प्रबल प्रेम योग बनता। पंचमेश मतलब पांचवे हाउस का राशि स्वामी, और एकादश, एकादशेश होना चाहिए था यहाँ, एकादशेश 11वें भाव का राशि स्वामी अगर साथ हैं, दृष्टि से संबंधित है या एक साथ कंजंक्ट है, एक साथ बैठे हैं, तो प्रबल योग बनता है। एक और भी अभी मैं योग आपसे डिस्कस करूंगी, उसमें आएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, जो बड़ा ही कॉमन है। राहु का संबंध पंचम या सप्तम भाव से हो। अब देखिए राहु को माना जाता है हर चीज में रुकावट डालने वाला, ठीक है, कहीं भी बनते बनते जो काम हो रहा है अगर राहु बीच में आ गए तो बिगड़ जाएगा। लेकिन राहु में एक अच्छी बात यह है कि विवाह के संबंध में वो अच्छा शुभ रिजल्ट देते हैं। राहु की दशा चल रही है तो राहु की दशा में शादी, राहु की दशा में हर चीज में रुकावट आएगी, करियर में रुकावट आएगी, हेल्थ के इश्यूज आएंगे, लेकिन विवाह राहु करवा दे। तो राहु का संबंध अगर पंचम या सप्तम भाव से हो, राहु इन भावों में बैठे हों या राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो या फिर शुक्र के साथ कंजंक्ट हो, शुक्र विवाह के कारक हैं, शुक्र के साथ कंजंक्ट हैं, तो प्रेम विवाह होता। और साथ ही ऐसा विवाह अंतर जातीय विवाह हो सकता। अगर राहु जहां बीच में आ गए तो मोस्टली इंटरकास्ट मैरिज हो। राहु जो है वो हर जगह बाहर ले जाते हैं, राहु विदेश यात्राएं करवाते हैं। राहु अगर विवाह के सामने तो वहां से निकाल के बाहर ले जाएंगे, हर चीज में राहु बाहर ले जाते हैं, तो यहाँ भी वो कास्ट से बाहर ले जाते हैं। यदि मंगल पंचम या सप्तम भाव में शुक्र के साथ स्थित हो तो यह प्रेम को विवाह में बदलने में मदद करता है। मंगल भी क्या है, क्रूर ग्रह है, तो मोस्टली चीजों में मंगल जो है वो सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे पंचम या सप्तम भाव में अगर शुक्र के साथ युति है, स्थित है, तो यह प्रेम को विवाह में बदल। नेक्स्ट लगा दीजिए। इसको थोड़ा सा ब्रॉड करो, बीच में।
ये पिक्चर क्लियर नहीं है वैसे मैम, दोबारा भेज देना बाद में ना इसके। हाँ, मैं बाद में भेज देती हूँ, ये अभी तो मैं रीड कर देती हूँ। लग्नेश और द्वादशेश में परिवर्तन हो। परिवर्तन कैसे होता है, क्या आप लोग जानते हैं? बकरी। जी मैम यहाँ तो ग्रह बकरी हो तो जहाँ आगे जा रहा, मूव कर रहा नहीं, हो। ये परिवर्तन नहीं होता। मैडम परिवर्तन अगर होता दो है, दो भावों के एक स्वामी एक दूसरे के साथ जगह बदल लें, जी म्यूचुअल हाँ, म्यूचुअल क्या कहते हैं, अपनी अपनी जगह को चेंज कर लें, डेट इज परिवर्तन। परिवर्तन जगह को कैसे बदलेंगे? मतलब जैसे मान लीजिए सप्तम का स्वामी मेष में आ जाए, नवम में आ जाओ, नवम का स्वामी सप्तम में चला जाए, डेट इज परिवर्तन भी हो। जी ऐसा, जी हाँ, ये होता है कि राशि परिवर्तन भी कहते हैं इसको, कि जी जैसे मान लीजिए लग्न है बृहस्पति, ठीक है, 12वें लग्नेश है बृहस्पति और द्वादशेश है बुध। तो बृहस्पति बैठ जाए बुध की राशि में और बुध बैठ जाए बृहस्पति की राशि में, तो इसको परिवर्तन कहते हैं। तो लग्नेश और द्वादशेश में परिवर्तन हो, लग्नेश और सप्तमेश में परिवर्तन, द्वादशेश में के साथ परिवर्तन हो लग्नेश का या सप्तमेश के साथ परिवर्तन हो, शुक्र और चंद्रमा अपनी उच्च अथवा स्वराशि में। शुक्र कारक और चंद्रमा तो हर जगह हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो शुक्र और चंद्रमा यदि उच्च के हैं या अपनी स्वराशि में है। प्रेम विवाह के लिए सदैव पंचमेश और सप्तमेश का दृष्टि, यस, इसी मैं पॉइंट को बता रही थी। ये पॉइंट कुंडली में आप कुछ भी देखो ना देखो, ये जरूर देख लीजिए कि अगर पंचमेश, सप्तमेश और यहाँ पे नवमेश भी आ सकता है, ये तीनों का भावों का अगर आपसी संबंध बन रहा है, दृष्टि से, युति से या राशि से, किसी भी तरीके से, ये तीनों अगर तीनों में से दो भी कोई कनेक्ट हो रहे हैं तो प्रेम विवाह होता है। पंचमेश के साथ लग्नेश का संबंध एक प्रणय संबंध, लग्नेश का संबंध भी पंचमेश के साथ हो तो भी जो है वो लव अफेयर को दिखाता है। जब यह आगे सातवें भाव अथवा सप्तमेश से संबंध बनाए तब प्रेम संबंध विवाह में परिवर्तन होता है। सप्तमेश पंचमेश के साथ ये तो हमने पढ़ लिया। जब यह आगे सातवें भाव, ठीक है, एक पंचमेश का और सप्तमेश का दोनों का आपस में संबंध हो सकता है, पंचमेश की राशि सप्तम में हो और सप्तमे पंचम में वो बैठा हो, तो ये संबंध हो गया कि राशि एक भाव में है और दूसरे भाव में विराजमान है, ये संबंध हो गया। एक संबंध ये हमको मिल गया काफी। और अब ये आगे सातवें भाव अथवा सप्तमेश से संबंध, ये तो हो गया कि सातवें भाव में ग्रह बैठा है और पंचम में उसकी राशि है। अब जो सातवें का स्वामी है सप्तमेश भी आगे संबंध बनाए इनसे। सप्तमेश मान लीजिए लग्न में बैठ के और दृष्टि दे रहा है सप्तम पे, वो भी संबंध में आ गया। तो ये प्रेम विवाह जो है वो शादी में बदल जाता। अगर अफेयर तो दिख गया हमको, पंचमेश के साथ सप्तमेश का संबंध है तो अफेयर है, लेकिन वो शादी में परिवर्तित होगा कि नहीं ये आगे हमको, अगर उसमें सप्तमेश भी इन्वॉल्व हो गया तो वो शादी में बदल जाए। पति और पत्नी के बीच प्रेम, अब शादी तो हो गई, बाद में उनमें ट्यूनिंग है कि नहीं है। सप्तमेश, लग्नेश का सप्तमेश के साथ मित्र इत्थशाल, अगर मित्र इत्थशाल है 5 9 3 11 में के साथ उनकी युति हो रही है, दोनों के बीच प्रेम और प्रसन्नता, बाकी भी देखेंगे इत्थशाल के लिए, ये तो मित्र दृष्टि तो हम देख ही लेंगे, डिग्रीज हैं उनमें, दीप्तांश उनके हैं, तीनों कंडीशन फुलफिल करके अगर इत्थशाल बन रहा है लग्नेश और सप्तमेश के बीच में, तो दोनों के बीच में ट्यूनिंग अच्छी है, प्रेम और प्रसन्नता उनके बीच में है। तथापि यहाँ शत्रु इत्थशाल, अगर बाकी दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं,
डिग्रीज वाइज और दीप्तांश के, लेकिन जो दृष्टि है वो शत्रु दृष्टि आ रही है, तो ये शत्रु इत्थशाल होगा और उनके बीच में ट्यूनिंग नहीं होगी, आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे, एक दूसरे के व्यूज आपस में नहीं मिलेंगे, एक बोलेगा ये ईस्ट है तो दूसरा बोलेगा नहीं नहीं ये वेस्ट है, तो ये जो है उनकी ट्यूनिंग जो है प्रॉपर नहीं। ये शत्रु इत्तशाल हमने किया था। हमने अगर शत्रु दृष्टि है तो उसको शत्रु इत्थशाल है, लेकिन दृष्टि सिर्फ शत्रु है तो उसको शत्रु इत्थशाल कहते हैं। ओके। बाकी इत्थशाल की दोनों जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही हैं, लेकिन दृष्टि शत्रु मिल रही है तो उसको इत्थशाल तो मानेंगे लेकिन शत्रु इत्थशाल मान। उपयुक्त विरोधी अथवा प्रतिकूल दृष्टि में यदि लग्नेश और सप्तमेश संयुक्त रूप से स्थित हैं तब वहां तनाव होंगे, तब भी वे समझौता नहीं करें। अगर मान लीजिए इत्थशाल है ही नहीं, इत्थशाल नहीं हो रहा और ताजिक को छोड़ दें, अगर इशराफ हो रहा है, इत्थशाल का अपोजिट योग बन रहा है, तो भी हम कह सकते हैं कि इनका जो आपस में कितना भी वो बाहर बहुत ट्यूनिंग शो कर रहे हैं, एक साथ जाते हैं कहीं गैदरिंग्स में जाते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं एक दूसरे से, लेकिन इंटरनली उनमें तनाव है, ये हम उनको कह सकते हैं। कितना भी शो कर लें, ट्यूनिंग शो कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं ट्यूनिंग में कमी है। पति पत्नी के बीच प्रभुत्व शनि के लग्नेश अथवा सप्तमेश होने के साथ देखा जाता है। शनि ना तो लग्नेश है ना सप्तमेश है, अथवा 7वें भाव में मंगल की राशि इस बात का निर्णय करती है। जी इसी बुक में है ये पॉइंट। पति और पत्नी के बीच प्रभु शनि के लग्नेश और सप्तमेश होने से देखा जाता है। यदि शनि ना तो लग्नेश है और ना सप्तमेश, तब लग्न अथवा 7वें भाव में मंगल की राशि इस बात का निर्णय करती है कि किसका प्रभुत्व है, डोमिनेशन किसकी है, हस्बैंड की है या वाइफ की। जिसके भी बर्थ चार्ट या प्रश्न चार्ट में, आप प्रश्न चार्ट में भी देख सकते हैं कि लग्नेश जो है वो शनि है या सप्तमेश शनि है, उसका प्रभुत्व रहे। अगर दोनों में ही शनि और लग्नेश सप्तमेश नहीं है, ना लग्नेश है ना सप्तमेश है, तो फिर मंगल की राशि जो है हम देख सकते हैं। यदि कोई द्विस्वभाव राशि लग्न में है, तब लग्नेश और सप्तमेश बृहस्पति या बुध ही हो। इन मामलों में दोनों के बीच अनुचित प्रभुत्व का कोई प्रश्न नहीं है। अगर लग्नेश या सप्तमेश बृहस्पति या बुध हैं, तो उनके बीच में जो है वो प्रभुत्व की, डोमिनेशन की कोई प्रॉब्लम, दोनों एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करेंगे। लेकिन शनि आ जाते हैं जिसके लग्नेश में, इसको हम बर्थ चार्ट से भी देख सकते हैं, जिसके लग्नेश या सप्तमेश है वो हमेशा दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट लगा दीजिए। आई थिंक आपने यही वाली स्लाइड करवाई है ना? हाँ जी ये करवा दी। ये आई थिंक तो क्लियर। ये आपने कर, यही वाला है। हाँ ये पत्नी का कारक शुक्र है। जी, ये 2 पॉइंट करवा ये दिए आपने। 2 पॉइंट और हैं। पत्नी का कारक शुक्र है और पति का बृहस्पति अथवा सूर्य है। उनका निजी बल क्रमशः पत्नी अथवा पति की अति प्रसन्नता बताते हैं। दूसरी ओर जब वे बलहीन हैं तब वे दोनों अप्रसन्न हैं। देखिए अगर शुक्र बलवान है, बृहस्पति बलवान है, सूर्य बलवान है, तो उनमें आपस में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, दोनों खुश हैं। अगर शुक्र बलवान है लेकिन बृहस्पति और सूर्य नहीं है, तो पत्नी तो पूरी तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन हस्बैंड नहीं करता, वो खुश नहीं है।
जब वे बलहीन है तब वो दोनों ही अप्रसन्न, शुक्र भी। और अगर शुक्र बलहीन है, बृहस्पति अच्छे हैं, तो पति एडजस्ट कर रहा है, पत्नी नहीं। या उनमें एक बलहीन है तो कारक के अनुसार पति या पत्नी अप्रसन्न है। यदि लग्नेश और सप्तमेश द्वादश अथवा 2-12 स्थिति में है, लग्नेश 2 में है, सप्तमेश 12 में, या सप्तमेश 2 में है, लग्नेश 12 में है, तब पति और पत्नी के बीच विचारों का मतभेद होगा। कितना भी वो बाहर शो करते हैं कि हम बहुत ज्यादा एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, लेकिन आपसी मतभेद उनमें होंगे ही। आगे चल सकते हैं। जन्म कुंडली में उदाहरण के लिए यदि लग्न मेष या सिंह जैसी उग्र राशि में है तो जीवन साथी का रंग सुर्ख या लाल हो सकता है। यहाँ पे अब हम जन्म कुंडली में किसी भी राशि या ग्रह जो लग्न में होगा उसके सप्तम भाव में होगा। लग्न में तो पर्सन खुद होता है, सप्तम भाव जो है जीवन साथी का भाव। तो जन्म कुंडली में, यहाँ पे देखिए प्रश्न कुंडली की बात नहीं हो रही है, इसका ध्यान रखिए। जन्म कुंडली में अगर जीवन साथी जो राशि है उसके अकॉर्डिंग हम लगा सकते। अब अगर अगर मान लीजिए जन्म कुंडली है ही नहीं, तो फिर हम प्रश्न कुंडली से भी उसका एस्टिमेट बता सकते हैं। जन्म कुंडली ज्यादा एक्यूरेसी देती है, प्रश्न कुंडली एक्यूरेसी नहीं देती। मैडम ये जो जन्म कुंडली है ये जातक की देखेंगे ना कि उसके जीवन साथी की? नहीं, यहाँ जन्म कुंडली हम जातक की ही देख रहे हैं। जो सप्तम भाव है वो उसके जीवन साथी के ही बारे में, जो जीवन साथी कैसा है। मैम जी, अगर जन्म कुंडली देखते टाइम उनका डीओ भी सब पता है, बट टाइमिंग का नहीं पता होगा तो राशि में इफेक्ट पड़ता है, तो राशि कैसे पता करें? देखिए अगर आपको वो जातक टाइम नहीं बताता तो आप जन्म कुंडली नहीं बना सकते। अच्छा। आप 24 घंटे में किस टाइम की बताएंगे? 24 घंटों में तो बहुत कुछ बदल जाता है। हाँ उसके जी। लिए टाइम देखिए बहुत, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप टाइम निकालेंगे तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो हाँ जी। आप, वो है, पॉसिबिलिटी उसकी भी होती है, हाथ की रेखाओं से भी निकाल लेते हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं। तो इसलिए फर्स्ट उसमें आप उतने लंबे जाने के बदले बर्थ रेक्टिफिकेशन उसको कहते हैं, जो इसकी प्रोसेस है, बहुत कैलकुलेशंस होते हैं जो कि हम इजीली नहीं कर पाते। तो इतने लंबे चक्कर में जी। पड़ने के बदले आप जातक को कहिए कि यदि आपके पास जन्म समय नहीं है तो आपका बर्थ चार्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, और बर्थ चार्ट सही नहीं होगा तो फलित तो कभी सही आएगा ही नहीं। तो उससे बेटर है उसको सिर्फ प्रश्न कुंडली से बताइए जो भी उसकी क्वेरीज हैं। और ओके। जो क्वेरीज हैं जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली का यही एक फर्क है कि अभी की जो क्वेरीज हैं वो तो आप बता देंगे, लेकिन होल लाइफ प्रश्न कुंडली नहीं बताती। अब यहाँ पे देखिए मैंने जन्म कुंडली क्यों बताया है, क्योंकि जीवन साथी उसका अभी हम 1-2 दिन के लिए नहीं बता रहे हैं कि आज उसका रंग ऐसा जी। है और कल बदल जाएगा। ये जीवन साथी के पूरे लाइफ के बारे में बता रहा है इसलिए। लेकिन अगर नहीं है उसकी जन्म कुंडली तो हम प्रश्न कुंडली से बता सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जन्म कुंडली ज्यादा एक्यूरेसी देती है। तो उसमें लग्न जिस राशि में है, मेष है तो हम मंगल के उसको बता सकते हैं, उसमें जी। मंगल के गुण। वृषभ है उसमें शुक्र के गुण होंगे। जी। अगर जेमिनाई है तो उसमें मरकरी के गुण होंगे। अगर कैंसर है तो उसमें मून के इफेक्ट्स होंगे और गुण होंगे, उस राशि के गुण होंगे। तो ये हम सारी चीजें उस राशि के अकॉर्डिंगली बता सकते हैं। यदि लग्न जल राशि ओके। जैसे कर्क या मीन है तो जीवन साथी का रंग भूरा या पीला हो सकता है। ठीक है, कर्क देती है मून व्हाइटिश कॉम्प्लेक्शन देता है, और अगर मीन है तो मीन येलोइश कॉम्प्लेक्शन देता है, बिकॉज
इट इज राशि ऑफ जुपिटर। ये सारी चीजें याद रख के हम उसके जीवन साथी के बारे में बता सकते। नेक्स्ट कर दीजिए। वधु का रंग, रूप और जाति। सातवां भाव जीवन साथी को बताता है। सप्तमेश ग्रह की विशेषताओं के अनुरूप वधु की विशेषताएं। सातवां भाव जीवन साथी का हो गया। अब सातवें भाव में जो राशि बैठी है वो भावी जीवन साथी या जो जीवन साथी हो चुका है उसके बारे में भी वो बताएगा। अगर वो लड़की है तो उसके हस्बैंड के बारे में बताएगा, लड़का है तो उसकी वाइफ के बारे में। और इसी प्रकार सातवें भाव में शुभ ग्रह का स्थापन सुंदर और सुसंस्कृत पत्नी देता है। शुभ ग्रह देखिए शुक्र है। शुक्र क्या देते हैं? सुंदरता। चंद्रमा, चंद्रमा भी सुंदरता देते हैं। अगर इस उसमें मरकरी आ गया तो मरकरी भी गुड लुकिंग देते हैं। जेमिनाई और कन्या राशि दोनों ही गुड लुकिंग बताती हैं। लेकिन अगर इस स्थिति में पाप ग्रह आ गए तो पत्नी जो है वो कुरूप मतलब बहुत गुड लुकिंग नहीं हो। अगर शनि से रिलेटेड आ गए तो नेचुरली शनि जो है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन को बताते हैं। राहु और केतु से आ गए तो भी गुड लुकिंग नहीं होगी। यदि सातवें भाव में कोई ग्रह स्थित नहीं है तब सातवें भाव में स्थित राशि के अनुरूप विशेषताएं। ये तो जब कोई ग्रह बैठा है तो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन कोई ग्रह नहीं है, सातवां भाव खाली है, तो उस भाव में जो राशि है उस राशि स्वामी के अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि ये इस टाइप का जीवन साथी तुम्हारा होगा या ऑलरेडी है। कई बार क्वेश्चन क्या आते हैं, बोलते हैं आप टेस्ट करने के लिए पूछ लेते हैं मेरा जीवन साथी कैसा है, आप तो आप बता सकते हैं ये ऐसा ऐसा। और लग्न, लग्न क्या बताती है? यही चीजें अगर लग्न में है तो लग्न खुद के स्वयं के बारे में बताए। जातक कैसा है वो भी लग्न बताए। वधु अथवा वर की विशेषताएं आरूढ़ लग्न से सातवें भाव से भी देखी जाती हैं। जब शुक्र और चंद्रमा सेम ही है कि सम राशि अथवा नवांश में बलवान। यहाँ नवांश कुंडली को भी देखिए। नवांश में अगर चंद्रमा सम राशि में बलवान है तो एक सुंदर सुसंस्कृत और धार्मिक पत्नी प्राप्त होती है। नेक्स्ट लगा दीजिए। ज्योतिष से अपने जीवन साथी का नाम कैसे पता करें? सातवें घर के स्वामी, सातवें घर के जमाकर्ता और सातवें घर के नक्षत्र स्वामी की मदद से भविष्यवाणी नाम की करेंगे। अलग अलग नक्षत्र अलग अलग नामों को दर्शाते हैं, इसलिए इन अक्षरों के अनुसार ही भावी जीवन साथी का नाम किया जाता है। देखिए नक्षत्र जो हैं, अलग अलग नक्षत्र उनके जो पार्ट्स होते हैं चार, उनका भी जो नक्षत्र के पड़ा कहते हैं उनको, तो वो भी अलग अलग नाम, जैसे कि भरणी नक्षत्र है, ला ली एटसेट्रा, ये पहला अक्षर वो बताते हैं। तो आप अगर नाम पता करना है तो देखिए सातवें घर का स्वामी कौन है और सातवें घर का नक्षत्र स्वामी कौन है, उस नक्षत्र में कौन कौन से हर अक्षर जो है हर अलग अलग नक्षत्रों को अलॉट किए हुए हैं। अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर, कौन से नक्षत्र से कौन सा, ये आप बिल्कुल चाहिए मैडम, बिल्कुल चाहिए, आप कर दीजिएगा प्लीज। श्योर। जब बच्चे का हाँ मैम शेयर कर दीजिए। जी मैं बिल्कुल ग्रुप में शेयर कर दूंगी। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस जन्म नक्षत्र से भी उसका कौन सा नाम निकलता है, नक्षत्र से ही निकलता है। तो उस इन अक्षरों के अनुसार भावी जीवन साथी का नाम हम देख सकते हैं। अगली लगा दीजिए। सप्तम भाव पर किसी अन्य पाप ग्रह की नजर नहीं है। कोई पाप ग्रह, यहाँ भी फिर पाप ग्रह आ गया, इसको आप क्रूर ग्रह कह लीजिए। सूर्य मंगल शनि राहु सप्तम भाव या सप्तम भाव से ग्रह सप्तम भाव में बैठा नहीं है
यदि सप्तम भाव में सम राशि है, सप्तमेश और शुक्र सम राशि में है, सप्तमेश बली है, सप्तमेश की स्थिति के आगे के भाव या सातवें भाव में कोई क्रूर ग्रह नहीं हो, बार बार उड़ने यात्रा करने का स्वप्न आता हो, अंगूठा और तर्जनी के नीचे चक्र शंख का चिन्ह दिखाई दे, तो जो है शादी जो है वो सही होगी। ठीक है, ये फर्स्ट वाला है कि सप्तम पे कोई पाप ग्रह की नजर नहीं है, कोई पाप ग्रह सप्तम भाव में नहीं है, सप्तम भाव में सम राशि है, सप्तमेश और शुक्र सम राशि में है, सप्तमेश बली है, सप्तमेश की स्थिति के आगे भाव सातवें भाव में कोई क्रूर ग्रह नहीं है, और ये सपने भी आते हैं, बार बार उड़ने की यात्रा करने श्रृंगार करने का स्वप्न आता है, अंगूठा और तर्जनी के नीचे चक्र शंख का चिन्ह दिखाई दे, तो कहना चाहिए ये शादी जो है सफल। तलाक होना या दाम्पत्य विखंडित होना, अब देखिए यहाँ भी तलाक जो शब्द है वो हिंदू शब्द नहीं है। ठीक है, दाम्पत्य विखंडित होना एक शब्द हमारे व्याकरण शास्त्रियों ने इसको दिया ही नहीं, क्योंकि वो इसको मानते ही नहीं कि हमारे यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई प्रोविजन ही नहीं है तलाक। सप्तमें शुभ स्थान पर नहीं है, अगर शादी विखंडित होगी तो उसका रीजन देखिए क्या हो सकता है। सप्तमें शुभ स्थान पर नहीं है, सप्तमें 6, 8, 12 स्थान पर अस्त होकर बैठे, अशुभ स्थानों पे वो भी अस्त है, सप्तमेश नीच राशि में है, सप्तमेश 12वें भाव में है, और लग्नेश या राशिपति सप्तम में बैठे। सप्तम में शुक्र और मंगल यदि पापग्रस्त, सप्तम में बैठे हैं, शुक्र भी बैठे हैं और मंगल भी बैठे हैं, लेकिन पापग्रस्त हैं वो, तो भी हम कह सकते हैं कि ये शादी विघटित हो सकती है। चंद्र शुक्र साथ हों, उनसे सप्तम में कर्क या शत्रु क्षेत्र का मंगल या शनि, शुक्र और मंगल दोनों सप्तम में हों, शुक्र मंगल दोनों पंचम या 9वें भाव में हो, शुक्र किसी पाप ग्रह के साथ हो और पंचम या 9वें भाव में, शुक्र बुध शनि तीनों ही नीच हो, पंचम में चंद्र हो, 7वें या 12वां भाव में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह, सूर्य स्पष्ट और सप्तम स्पष्ट बराबर का हो, सूर्य स्पष्ट और सप्तम स्टप यहाँ पे डिग्रीज हैं, सूर्य की डिग्री और सप्तम की डिग्री जो है, सप्तम भाव में जो भी ग्रह है उसकी डिग्री या सप्तम का राशिपति की डिग्री जो है, हथेली में काला तिल हो, अंगूठे के पोर पर क्रॉस का बड़ा चिन्ह हो। अब देखिए यहाँ पामिस्ट्री भी इन्होंने ऐड कर दिया है, अंगूठे के पोर पे अगर क्रॉस है तो दैट इज नॉट ए गुड साइन, और अगर जुपिटर की फिंगर पे क्रॉस है, जुपिटर की फिंगर के नीचे जुपिटर इस पे पर्वत पे माउंटेन पे, तो वो जो है जुपिटर माउंट पे है तो वो अच्छा माना जाता है मैरिड लाइफ के लिए। अगर यहाँ पे क्रॉस है जुपिटर के माउंट पे, दैट क्रॉस इंडिकेट्स दैट लाइफ आफ्टर मैरिज विल बी गुड। क्यों होती है विवाह में देरी? सप्तम में गुरु और शुक्र दोनों के होने पर विवाह वादे चलते रहते, मगर विवाह आधी उम्र में हो। देखिए सप्तम में गुरु और शुक्र दोनों है, दोनों गुरु भी अच्छे हैं, शुक्र भी गुरु है, लेकिन अगर दोनों एक साथ आ गए तो विवाह में देरी होती है, आधी उम्र में विवाह होता है। लग्न 1, 4, 7, 8, 12 भाव मंगल से युक्त है। सप्तम में शनि हो तो कन्या या लड़के की रुचि शादी में नहीं हो है, या मंगल शनि का प्रभाव सप्तम भाव या सप्तमेश पर हो तो सप्तम में शनि और गुरु शादी भी से कर। नेक्स्ट लगा दीजिए। और ये तो हमने कहा कि शादी देर से होगी या शादी होने के बाद शादी टूट सकती है, लेकिन कई लोगों के शादी होती ही नहीं है, उनकी कुंडली में दिखाई दे जाता है कि शादी नहीं, बहुत योग्य है, गुड लुकिंग है, दिखने में भी अच्छा है, योग्यता सारी है, बड़ी बहुत बड़ी पोस्ट पे भी है, लेकिन आपने देखा होगा कि शादी सारे सब कुछ अच्छा ही है लेकिन शादी नहीं है।
कुंडली में क्या योग होंगे। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वह विवाह करेगा और उसके पास जन्म कुंडली नहीं है तो प्रश्न के अनुसार परिणाम की भविष्यवाणी 1 वर्ष तक की जा सकती है। प्रश्न कुंडली में निम्नलिखित योग विवाह न होने का। यहाँ पे अब देखिए, कृष्ण कुंडली है तो आप होल लाइफ के लिए शादी नहीं होगी या नहीं कह सकते, वो जन्म कुंडली ही बताएगी। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये साल में शादी नहीं, अगर ये योग। यदि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा छठे या 8वें भाव में सम राशि में स्थित हो, पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट। चंद्रमा पक्ष बल नहीं है, चंद्रमा के पास कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, छठे भाव में है या 8वें भाव में है, सम राशि में स्थित है और पाप ग्रहों से भ्रष्ट है, तो शादी नहीं। इसी प्रकार यदि और यही योग अगर जन्म कुंडली में है तो शादी हुई, अगर ये प्रश्न कुंडली में है तो उस साल शादी नहीं। यदि शुक्र छठे या 8वें घर में सम राशि में स्थित है, पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो विवाह से इनकार। शुक्र विवाह का कारक 6th हाउस में है या 8th हाउस में है और सम राशि में है, पाप ग्रहों से युक्त है, उसके साथ कोई पाप ग्रह बैठा है, उस पे जो है पाप ग्रह की दृष्टि है, तो विवाह में इनकार है। विवाह प्रश्न कुंडली में लग्न में शनि को छोड़कर शनि विषम राशि में स्थित है, जिसे अपवाद माना। ऐसा माना जाता है कि अगर शनि विषम में हो तो शादी नहीं होती है, लेकिन इसको पॉइंट को एग्जैक्टली फुलफिल नहीं हो। कई बार ये होता है कि शनि विषम में हो और शादी, तो इसको आप और चीजों से रिलेट कर एग्जैक्टली इसको नेक्स्ट लगा दीजिए। देखिए अभी इस कुंडली को देखते हैं। सिंह लग्न की कुंडली है, ठीक है, सिंह राशि की ये कुंडली है, सिंह लग्न की। लग्न में ग्रह कोई नहीं, 3rd हाउस में बृहस्पति हैं जो वक्री हैं, 1910 डिग्री पे हैं। 4th हाउस में राहु है, 5th में चंद्रमा। राहु की डिग्रीज जो है अभी एंट्री पे, राहु चंद्रमा है 23.13 डिग्री के, और ये किसकी राशि में है, बृहस्पति की राशि में है, और बृहस्पति शुक्र की राशि में, राहु मंगल की राशि में है। 7वें भाव में 6th हाउस में कोई राशि ग्रह नहीं है, लेकिन शनि की राशि है। सप्तमें शनि सप्तम में बैठे हैं 13 पॉइंट समथिंग पे, मंगल भी यहाँ बैठे हैं 27 डिग्री पे, बुध भी बैठे हैं 26 डिग्री। 12वें में सूर्य हैं, सूर्य कौन है, लग्नेश है हमारे, लग्नेश 12वें में बैठे। 9वें भाव में शुक्र है मंगल की राशि में 8 डिग्री के लगभग। 10वें भाव में शुक्र की राशि में केतु है, और 11वें भाव में खाली है, बुध की राशि है, और 12वें भाव में चंद्रमा जो है द्वादशी। अब मैं आप लोगों से कहूंगी, आप लोग आपके पास ऐप सभी ने डाउनलोड किए, ऐप है सभी के पास? जी मैम, जी मैम। आप लोग ये जरा कुंडली अपने ऐप पे डाउनलोड करिए, बनाइए। मैं आपको इसके बर्थ डिटेल दे देती हूँ, तो कुंडली आएगी। आप किस डेट की बनाइए, 3 अप्रैल 1994, शाम के 3:30 न्यू दिल्ली। उस टाइम की ये प्रश्न कुंडली है, ठीक है, आज की नहीं है, जन्म चार्ट नहीं है। 3 अप्रैल 1994, 3:30 न्यू दिल्ली।
बन गई? नहीं मैडम, बन गई कुंडली? टाइम कितना है मैडम? 3:30 इवनिंग, 3:30 इवनिंग। 15:30 न्यू दिल्ली। आई थिंक बन गई होगी अब तक। जी मैम। अब मैंने आपसे कुंडली इसलिए बनवाई है कि आपको नक्षत्र देखने, देखिए ग्रह की पोजीशन सब कुछ सामने है, डिग्रीज भी हैं, नक्षत्र आपको देखने हैं, लग्न कौन से नक्षत्र की है, मून किस नक्षत्र के हैं, सभी का। अब हम आगे चलते हैं। लग्न बट जो मैम है, इसमें तो जो डिटेल आपने दी है इसके हिसाब से ये कुंडली नहीं आती। ये कुंडली नहीं आ रही है? जी नहीं आ रही मैडम, आ रही है। हाँ, यही आनी चाहिए ये क्योंकि वाली आपने कुंडली, बनाई हाँ एक मिनट, हाँ यही आ रही है मैडम, ठीक है यही आ रही है। आ रही है ना एस्ट्रो सेज पे? आ रही है। आप किस पे देख रहे हैं? एक बार मैं बता दो डेट। एस्ट्रोसेट पे देख रहे हैं मैम। डेट आप डालिए 3 अप्रैल 1994। हाँ जी, 3 थर्ड अप्रैल अप्रैल। बिल्कुल ठीक है। टाइम डालिए 15:30। 15:30। 15:30 मैंने यही गड़बड़ कर दी। और प्लेस डालिए न्यू दिल्ली। मैम इसमें सेकंड्स भी पूछ रहे हैं, वो भी डालना है? नहीं सेकंड मत डालो। 0000 कर दीजिए। राइट मैम, अब आ गई। मैंने वो 15 3 3 30 चार के 00। जी। पर मैडम डिग्री में फर्क आ रहा है। यहाँ पे लगन जैसे 8 डिग्री 46 मिनट का है, यहाँ पर 8 डिग्री 48 मिनट का आ रहा है। और मैम ये प्लेस आगरा इसमें लिखा हुआ आ रहा है, प्लेस क्या डालना है? प्लेस डालिए न्यू दिल्ली। नेम नेम हमें पता नहीं है, नेम में कुछ भी डाल दीजिए, ABC कुछ भी डाल दीजिए। और मैम मेल फीमेल क्या डालना है? फीमेल डाल दीजिए। डाल दो मैडम, कुछ भी डाल दो, उससे डालने फर्क की नहीं क्या पड़ता, है। उससे कुंडली पे फर्क नहीं पड़ता, फीमेल डाल दीजिए। बन गई? बन गई मैडम। अब आप आगे आगे जाते जाइए। ठीक है, इसमें आपके पास नवांश कुंडली आएगी, फिर चंद्र कुंडली आएगी, सूर्य कुंडली आएगी, चलित कुंडली आएगी। उसके बाद एक टेबल आएगी, उसमें राशि, नक्षत्र, डिग्री सब कुछ लिखा होगा। बिल्कुल लिखा है मैडम। उस पेज पे आ जाइए आप। आगे मैडम। अब देखिए लग्न किस नक्षत्र में है? लगन मघा नक्षत्र में है मैडम। माघ में है। और शनि किस नक्षत्र में है? शनि मैडम ये शब कद दिशा। शब दिशा में। शतभिषा में। शतभिषा, ठीक है। शुक्र किस नक्षत्र में है? शुक्र मैडम ये अश्विनी में है मैम। अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी नक्षत्र। बृहस्पति किस नक्षत्र स्वाति में है? स्वाति नक्षत्र में। चंद्रमा किस नक्षत्र में है? चंद्रमा मैडम पूर्वाषाढ़। पूर्वाषाढ़। जी, पूर्व पूर्वाषाढ़। 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 ठीक है, तो ये आपके पास नक्षत्र आ गए। अब हम इसको आगे, जी। अब सबसे पहले देखिए हम क्या, हम सब देखेंगे किसी भी कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लग्न पे जाएंगे। चाहे वो क्वेश्चन
यात्री का है, रोगी का है, विवाह का है, एजुकेशन का है, संतान का, वॉट, सबसे पहले लग्न में। अब ये लग्न सिंह राशि की है, ये देखिए कि ये लग्न चर है या स्थिर है। स्थिर है मैडम। स्थिर है, मैंने आपको बोला था ऐसे देखना है, चर, उंगली पे देखिए, हमें ऐसे चर, हमें ऐसे देखते स्थिर हैं मैडम। और द्वेषुल भाव। ठीक है, तो नेक्स्ट चर और स्थिर, पांचवी स्थिर आ गई। अब आप ये देखिए कि ये शीर्षोदय है कि पृष्ठोदय है। चलिए मैं बता देती हूँ, याद कर लीजिएगा। पृष्ठोदय है, सॉरी, शीर्षोदय, पृष्ठोदय शीर्षोदय। नहीं, शीर्षोदय है। अब देखिए लग्न का शीर्षोदय होना क्या बताता है? पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन, अनुकूल है। अनुकूल ये है। एक माँ अपने बेटी की शादी के लिए दिखा रही है कि कब होगी शादी, क्वेश्चन इज शादी कब होगी। तो शादी होगी, शीर्षोदय राशि बता रही है। अब स्थिर राशि क्या बता रही है? स्थिर राशि बता रही है जो अभी टाइम लगे। अभी हालत है, अभी जो भी सिचुएशन है वो परिवर्तन नहीं है। ठीक है, स्थिर बताती है, परिवर्तन नहीं है। तो शीर्षोदय देती है अनुकूल, स्थिर देती है अभी जो है ये अनुकूल नहीं है। शादी तो होगी मगर अभी नहीं। अब देखिए लग्न चली गई, लग्नेश सूर्य है अष्टम में, ठीक है, और अष्टमेश कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति कैसे हैं? वक्री। बृहस्पति वक्री। अब एक और पॉइंट देखिए, बृहस्पति और सूर्य, यहाँ पे डिग्री नहीं दिख रही, आपके पास डिग्री होंगी, सेम डिग्री पे है। अष्टमेश और अष्टमेश बृहस्पति और लग्नेश। सूर्य की डिग्री ज्यादा है मैडम, 19 डिग्री 39 मिनट, बृहस्पति की 19 डिग्री 9 मिनट। आप कॉमनली मान लीजिए बृहस्पति 9 नहीं है, 19 ही है। ठीक मैडम। तो ये 19 डिग्री पे दोनों लगभग बराबर है। ठीक है, तो ये एक कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है, शादी के लिए अनुकूल नहीं है कि लग्नेश और अष्टमेश दोनों का संबंध हो रहा है और अष्टमेश जो है वो वक्री हो रही है। ये बहुत अच्छा साइन जो है वो नजर नहीं आता। अब देखिए, अब हम आते हैं सप्तम भाव। सप्तम में शनि, मंगल और बुध तीनों बैठे। शनि कौन है? सप्तमेश। और सप्तमेश खुद जो है वो सप्तम में बैठे हैं, और शनि यहाँ क्या है? षष्ठेश। अब शनि जो है वो 3, 6 दोनों भावों में अच्छे फल, शनि के लिए ये शुभ स्थान 3 और 6। षष्ठेश होके सप्तम में बैठे हैं, शनि स्वराशि के हैं, ये एक शनि की जो है वो अनुकूलता दिखा रहे हैं इस शादी के। अब मंगल को देखिए, वैसे जो शनि है सप्तम में शादी को डिले करवाते, लेकिन अब दूसरी चीज देखिए, अगर हम ये शुक्र जो है शादी के कारक हैं, ठीक है, और नवमेश है मंगल, तो ये एक मंगल के लिए योग कारक हो गया कि ये नवमेश होके यहाँ बैठे। अब देखिए शुक्र पे आते हैं, तो शुक्र से 7वां भाव हम देखें तो बृहस्पति, बृहस्पति जो है शुक्र पे दृष्टि डाल रहे हैं, हालांकि ये वक्री हैं और अष्टमेश हैं, तो इनकी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी दृष्टि तो काम करे। और शुक्र पे दृष्टि है
और बृहस्पति की अपने से 5वें घर पे भी दृष्टि, 7वें घर। शुक्र बृहस्पति से 7वें घर में बैठे और 5वें घर पे दृष्टि दे रहे। तो ये भी मंगल को जो है बृहस्पति की दृष्टि मिल रही है। मंगल को 2 योग मिलते हैं, एक बृहस्पति की दृष्टि और एक नवमांश का होना, नवमेश होना। और मंगल की दूसरी राशि कहाँ है? मंगल जो है चतुर्थेश भी है, तो ये भी मंगल के लिए एक अच्छा योग है। तो मंगल हर तरफ से जो है वो योग कारक है, इसलिए मंगल बहुत ज्यादा जो है वो इसको खराब नहीं कर। और बुध, बुध को देखिए। अब इससे पहले हम बुध से पहले हम ये देख लेते हैं सूर्य किसके नवांश में, सॉरी नक्षत्र में है? रेवती। बुध के नक्षत्र, ठीक है, रेवती बुध का नक्षत्र है। जी। सूर्य बुध के नक्षत्र में है। बुध का नक्षत्र सूर्य के लिए सही है। और अगर हम यहाँ पे अष्टमेश सूर्य की देखें तो बुध के भाव पे द्वितीयेश है बुध, उस पर दृष्टि मिल रही है, ठीक है, सूर्य की दृष्टि भी बुध को मिल रही है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। तो ये बुध और बुध की एक खासियत क्या है, जिसके साथ होते हैं उसके गुण देते हैं। तो ये मंगल और शनि दोनों अनुकूल हैं, तो बुध भी अनुकूल। अब हम देखेंगे कि शादी तो हो रही है, ठीक है। अब ये देखिए शुक्र जो केतु है यहाँ पे 10वें भाव में, केंद्र में केतु है, शुक्र की राशि में है। केतु का नक्षत्र देखिए, केतु किसके नक्षत्र में है? कृतिका। कृतिका। सूर्य के नक्षत्र में है, ठीक है। तो केतु सूर्य के नक्षत्र में आ गए, और तो केतु भी जो है शुक्र में हो, शुक्र की राशि में होते हुए इस राशि को कोई नुकसान नहीं चाहिए। शुक्र की राशि है और सूर्य का नक्षत्र है, तो केतु भी पॉजिटिव हो गए, और दूसरे केतु डिग्री वाइज जो है अभी एंट्रेंस पे, इसलिए केतु ने भी यहाँ पे इनको परेशान करना पड़ा। अब ये देखना है कि शादी है, ठीक है, लेकिन कब है। अब चंद्रमा देखिए, चंद्रमा को भी हमें देखना है, चंद्रमा को छोड़ेंगे नहीं। चंद्रमा कहाँ पे है? बृहस्पति मैडम की चंद्रमा राशि। ये वो पूर्व पूर्वा भाद्रपद। जी, पूर्वा भाद्रपद में है और बृहस्पति की राशि में है और त्रिकोणेश है, त्रिकोण में चंद्रमा बैठे, ठीक है। तो चंद्रमा भी यहाँ पर जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि हमने पहले देखा कि स्थिर राशि है तो परिवर्तन तो अभी हो नहीं रहा, तो शादी अभी क्यों नहीं? देखिए शनि पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन शादी को डिले तो शनि करेंगे, इतनी जल्दी नहीं होने देंगे। तो अभी जो है वो, अब हम कहेंगे, हमसे पूछा जाएगा कि अभी नहीं तो कब, तो हम कहेंगे जब लग्नेश गोचर में लग्न पर आएंगे तब शादी। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट है, सूर्य जो है एक राशि कितने दिन में पार कर? 1 महीने। 1 महीने में, ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो सूर्य आएंगे जब लग्न में, यहाँ से इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे, इधर आएंगे, तो एक एक महीने में
सूर्य की डिग्री है 19 डिग्री पार कर चुके हैं। कितनी बची 30 के लिए? 21। 30 माइनस 19, 11। 11 के करीब बची ना। 11 तो यहाँ बची, फिर ये 1 महीना, 11 दिन यहाँ पे बचे, ये 1 महीना, ये 2 महीने, ये 3 महीने, ये 4 महीने, ये 5 महीने। आप कह सकते हैं कि इस लड़की की शादी अभी नहीं होगी, 5.5 6 4 से 6 महीनों के बीच में शादी। ठीक है, यहाँ के आपने 10 डेज ले लिए, यहाँ के सारे, तो 4 से 6 महीनों। अब 4 से 6 महीने में क्यों हो रही है? देखिए, लग्नेश लग्न पे आ रहे हैं, ये पॉजिटिव साइन। सूर्य को शनि को सूर्य की दृष्टि मिल रही है, यहाँ आके सीधी दृष्टि शनि पे पड़ेगी, तो सूर्य और शनि में क्या संबंध है? पिता पुत्र है। ठीक है, सूर्य को शनिदेव जो है शनि के पिता हैं। जब शनि की दृष्टि पुत्र पे होगी तो वो अपने सारे जो भी कारकत्व है उनको समेट लेंगे। लो, मैंने बहुत देरी करवा रहा था मैं, पर अब पिताजी ने कह दिया तो अब मैंने अपने सारे अस्त्र समेट। तो जब शनि को दृष्टि मिलेगी सूर्य की, तो उस जातिका की शादी हो जाएगी। अब आपने एक बात ध्यान दी, यहाँ पे सूर्य की दृष्टि सिर्फ शनि को क्यों मिल रही है, मंगल और बुध को क्यों? सोचिए जरा। मंगल और बुध को सूर्य की दृष्टि क्यों नहीं मिलेगी, सिर्फ शनि को क्यों मिलेगी? डिग्री की वजह से। डिग्री की। नो, डिग्री का तो दृष्टि से कोई संबंध नहीं। क्योंकि वो इस ग्रह के स्वामी नहीं है। किस ग्रह के? सॉरी, इस घर के स्वामी नहीं है ना वो। दृष्टि तो सबको मिलती है। देखिए, वही तो दिमाग आप लगाइए, मैं आपको तभी पूछ रही हूँ कि ये चीजें माइंड में रखिए। मंगल एक राशि में कितने टाइम में मूव करता है? 45 डेज। एक राशि में मंगल देव 45 डेज रहते हैं। तो जब सूर्य यहाँ से जाएंगे, कितने महीने में पहुंच रहे हैं? 5 महीनों में यहाँ पे पहुंच रहे हैं ना। हाँ। तो मंगल थोड़ी 5 महीने तक यहीं बैठे रहेंगे, मंगल भी तो मूव कर जाएंगे ना। 27 डिग्री तो ऑलरेडी भोग चुके हैं, उनकी डिग्री रह गई 3, सॉरी 3 नहीं, 45। 45 में कितने हो गए? आप, मेरा माइंड नहीं चल रहा, कैलकुलेट करो। 45 माइनस 27, 18। 18 डिग्रीज यहाँ बची है। ठीक है, 45 यहाँ, 45 यहाँ, तो यहाँ कहीं आसपास घूम रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं रहेंगे। और सूर्य की दृष्टि से केवल एक होती है, 7वीं। जैसे बृहस्पति के पास 3 दृष्टि हैं, 5 7 9। मैडम डिग्री तो 30 ही रहेगी उसकी, 45 डिग्री थोड़ी हो जाएगी। डिग्री नहीं होगी, मैंने कहा इतने डेज में मंगल जो है हाँ, एक डेज राशि से बोला ना आपने, दूसरे पे डेज। पहुंचा। डिग्री नहीं, सॉरी, हाँ 45 डिग्री तो उतनी रहेगी, लेकिन डेज, डिग्री 30 ही रहेगी। डिग्री हाँ, 30 रहेगी, लेकिन डेज इतने रह जाएंगे। ठीक है, तो इसमें तीन 45 डिग्री में पहले यहाँ आ जाएंगे, 45 में यहाँ आ जाएंगे, 45 डेज के बाद डिग्री उतनी रहेगी, हर जगह उतनी रहेगी डिग्री, लेकिन उतने डेज जो है वो हो जाएंगे उनके पास। 27 डिग्री यहाँ पे आ चुके हैं, कितने दिन और रह गए ये हम डिग्री से कैलकुलेट कर सकते। तो यहाँ से मंगल जो है वो मूव कर गए, बुध भी मूव कर जाएंगे। ठीक है, बुध की कितने डेज में बुध जो है वो चेंज हो जाते हैं, कुछ ऐसे 1 या 1.5 महीना ही होता है, तो उसमें ये भी मूव कर जाएंगे। लेकिन शनि एक राशि में 2.5 साल रहते,
शनि यहाँ तक जब सूर्य पहुंचेंगे, शनि यहीं है। शनि कहीं नहीं जाएंगे, तो सूर्य की दृष्टि सिर्फ शनि को मिलेगी और किसी को नहीं। ठीक है, क्लियर है? जी। यस। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये कितने महीनों में जो है वो इस जातिका की शादी हो सकती है। तो ये इसका निराकरण हुआ कि शादी होगी, शादी के योग हैं, सब कुछ है, पॉजिटिव है। ऐसा कोई योग यहाँ नहीं दिख रहा कि जो कह रहा हो कि शादी नहीं होगी। बाकी भी योग ठीक है, लेकिन शादी अभी नहीं होगी। लगभग 6 महीने के बाद उस लड़की की शादी होगी और लगभग 6 महीने के बाद ही उसकी शादी हुई। तो इसमें कोई और कंफ्यूजन है? मैम इसमें जो नक्षत्र देखे थे वो जो चार्ट दिया हुआ है उसके थ्रू देखे है ना? हाँ जी, हाँ। उसके अकॉर्डिंगली देखिए कौन से किसका किसके नक्षत्र में। अभी हमने यही देखा ना कि जैसे केतु शुक्र के नक्षत्र में था, शायद केतु इसके सूर्य के नक्षत्र में थे केतु। तो जब सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य लग्नेश है, तो केतु और शुक्र की राशि में है। शुक्र जो है वो उसके कारक हैं विवाह के। तो केतु यहाँ पे अपने नेगेटिव इफेक्ट्स को नहीं कम कर देंगे, नहीं देंगे, रुकावटें बहुत नहीं है। नक्षत्र स्वामी से हम ये देख सकते हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं या वो अपोज कर रहे हैं। आरूढ़ लगन भी हम नक्षत्र से ही बनाते हैं, आरूढ़ लगन के लिए भी नक्षत्र देखते हैं। और कुछ एक मैं आपको बता रही थी कि अगर जन्म राशि से हम देखते हैं, ये वाली तेजिंदर जी, यही कुंडली एक बार आप लगा दीजिए, इस 2 मिनट का और मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मान लीजिए ये जन्म चार्ट है, इसको प्रश्न चार्ट भूल जाइए, जन्म चार्ट। अब हम इसमें अगर हमें देखना है कि इस जातक की शादी कब होगी, तो हम सिर्फ 2 ग्रह पकड़ लेंगे, बाकी सबको भूल जाइए, पूरी लग्न कुंडली खाली है। सिर्फ ये बृहस्पति और ये शुक्र, इसको देखते हैं हम। तो हम ये देखेंगे, बृहस्पति से देखेंगे कि जब जन्म चार्ट हुआ, बृहस्पति जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, बृहस्पति एक राशि में 1 साल चलते हैं, 1 साल में एक राशि को क्रॉस करते हैं। तो जनरली शादी जो है वो एज 20 के आसपास ही होती है, 20 से पहले शादी नहीं। तो हम ये देखेंगे कि बृहस्पति जब दोबारा से तीसरे हाउस में आएंगे तो 12 साल का। ठीक है, अब 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20, 20वां साल आता। अब 20वें साल के बाद हम ये देखेंगे कि इनके ऊपर से शुक्र का गोचर कब हो। ठीक है, 20वें साल में जब भी, 20वें साल के बाद जब भी बृहस्पति के ऊपर शुक्र का गोचर आएगा, उस साल में शादी हो जाए। सपोज हमने 20वें साल में देखा कि बृहस्पति जो है वो 11वें हाउस में। अब हम शुक्र को देखते हैं, शुक्र एक राशि में कितने टाइम चलते हैं। शुक्र एक राशि में चलते हैं 23 दिन।
ठीक है, तो अब हम गोचर में देखेंगे, गोचर में लगाना पड़ेगा कि शुक्र बृहस्पति के ऊपर और बृहस्पति फिर से शुक्र के ऊपर कब पहुंचेंगे। तो जब इनका आप एक दूसरे के ऊपर से गोचर होगा, या तो शुक्र का बृहस्पति के ऊपर या बृहस्पति का शुक्र के ऊपर, तब जो है जातक और जातिका की शादी होगी। और इसके लिए एक चीज हमें और गोचर के अलावा ध्यान रखना होगा कि दशा भी हमको देखनी, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, कोई एक दशा मिलनी चाहिए उस टाइम, जिस टाइम पे गोचर जो है वो शुक्र का बृहस्पति या बृहस्पति शुक्र का होता है। तो अगर मैम वो दशा भी इसमें एक कभी नियम जो हमने देखा था कि शुक्र और बृहस्पति जब दोनों परस्पर एक दूसरे को देख रहे हों या एक साथ बैठे हों तो हमें बहुत ज्यादा वादे और मतलब डिले मिलेगा, आधी उम्र के बाद शादी हो। तो जैसे इस कुंडली में हम देख रहे हैं तो ये एक दूसरे को मतलब परस्पर दृष्टि है इनकी, हम्म, तो ये तो वैसे भी शादी में डिले करेंगी। शादी में डिले करेगा, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति जो है वक्री दृष्टि से देख, ओके। ठीक है, यहाँ पे जो बृहस्पति वक्री है, इसलिए वो पूरा का पूरा नियम यहाँ पे लागू नहीं। और वो हम कृष्ण कुंडली की बात कर रहे थे, यहाँ पे जन्म कुंडली। अच्छा, और कोई कंफ्यूजन? इसको थोड़ा सा और अगर आप डिटेल में थोड़ा लगा के देखेंगे गोचर और दशा, तो आपकी एग्जैक्ट आप किसी को एज बता सकते हैं, जन्म के समय एज बता सकते हैं कि इस बच्चे की इतनी एज में शादी। और भी बहुत से तरीके हैं जन्म कुंडली से, पर ये बहुत सटीक आता है ये बताने के। गोचर के हिसाब से मैम एक दो बार अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देंगी कुंडली के ऊपर तो अच्छा रहेगा। हाँ, हम लगाएंगे, कुंडली पे भी लगा, जी जी। कुंडलियों पे हम लगा के देख लेंगे कि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। और कोई कंफ्यूजन? थोड़ा सा मैम ये गोचर वाला थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ग्रहों की चाल कितने दिन में कितनी राशि और किस नक्षत्र का कितना गोचर कैसा, वो सब थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा क्लैरिटी और अच्छी आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, गोचर को तो पढ़ना, आप कहें कि गोचर एक है उसमें, मैं तो आपको फिर भी पढ़ा दूंगी, गोचर के बारे में बता दूंगी, लेकिन थोड़ा खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गोचर ऐसी चीज नहीं है जो एक ही क्लास में उसको समझा। गोचर के लिए बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती। और जी जब भी हम को कोई सटीक चीज चाहिए तो गोचर लगाना चाहिए। गोचर की जरूरत है प्रश्न कुंडली में बहुत ज्यादा नहीं होती, उसी दिन का चार्ट बनाते हैं, लेटेस्ट चार्ट होता है, जिस दिन प्लैनेट उसी दिन कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं वही प्रश्न कुंडली हो। लेकिन जन्म कुंडली में गोचर बहुत जरूरी। राइट। आप लोग इसको पहले पढ़िए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, और जो भी सूत्र हैं उनको कुंडलियों पे लगाने की कोशिश करिए, तभी समझ में आए। कुंडली बनाइए, एस्ट्रोसेज पे कुंडली डाउनलोड करिए, और उसके बाद एस्ट्रोसेज पे एक और जो आप इसमें आगे जाएंगे तो वहां पे एक ट्रांजिट की कुंडली आती है, ठीक है, आगे आगे जाके आती है। यस मैम। वो ट्रांजिट की कुंडली लेटेस्ट होती है, आज की कुंडली, आज जो जहां चलित चलित की बात कर रहे हैं मैम। नहीं, चलित तो ट्रांजिट, उसमें है ट्रांजिट, ट्रांजिट की कुंडली। चलित जो जातक है जन्म कुंडली में, अगर उसमें थोड़े बहुत डिग्री वाइज अगर थोड़ा फेर होता है तो वो चलित की कुंडली हो जाती है, एग्जैक्ट पता चल जाता है कि एग्जैक्ट ग्रह की पोजीशन क्या है चलित में। चलित का ये है। और जो ट्रांजिट कह रहे हैं वो आज की कुंडली, वो भी साथ साथ देते हैं, वो उसको गोचर के लिए लगाते हैं और इसको जन्म कुंडली के लिए। उसमें गोचर जरूरी है। प्रश्न कुंडली में तो आप ट्रांजिट ही देख रहे हैं, आज का ही ट्रांजिट देख, तक उसमें कुंडली बनाइए टाइम के अकॉर्डिंग, और उसमें जो है ये फॉर्मूलाज लगाइए, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे करें। ठीक है, और कुछ?
ठीक है मैडम, एक बार हाँ। करके देखते हैं, फिर आप सब कोई प्रॉब्लम होगी देन वी विल बैक टू यू। ट्रांजिट जी। मीन्स गोचर ही बोल रहे हैं ना मैम? हाँ जी, गोचर ट्रांसलेट ही बोल गोचर रहे आर हैं ना? साइनोनिम्स। राइट राइट। जी हाँ, वो गोचर का कुंडली है इसके। हाँ, इसमें सारी कुंडलियां मिल जाएंगी आपको। जी और जब प्रश्न कुंडली बनाएंगे तो वो आएगी ट्रांजिट की, जी, वो तो ऑटोमेटिक ट्रांजिट होता है। ना उसी टाइम की कुंडली आएगी तो वो तो ट्रांजिट की ही बनेगी। बिल्कुल। तो ये इनको लगा के देखिए, और फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लीजिए। श्योर मैम, थैंक यू। ठीक है मैम, फिर आज की क्लास को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। जी बिल्कुल। फिर मंडे को मिलते हैं। मंडे को हमारा जो है डे 13 होगा। जी मंडे को एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। कौन सा टॉपिक लेंगे आप मंडे को? मंडे को क्या डाला है मैंने सिलेबस में? संतान। ओके, संतान से रिलेटेड टॉपिक होगा मंडे का। जी तो तब तक आप देख लीजिए, 2 दिन हैं तो आप इसका मैरिज के ऊपर आप लगा कर देखिए कुंडली, और भी आप प्रश्न कुंडली लगाइए। नॉर्मल कोई आपसे पूछने आता है जो भी है, आप नॉर्मली अपनी कुंडली एक बनाकर रैंडमली अपने अपने आप से प्रश्न करिए और उसकी कुंडली बनाइए। रूल्स लगाइए, जो आज मैंने बताए हैं, रूल्स बताए हैं, वो अप्लाई करके देखिए। तो देखिए कितने ठीक बैठ रहे हैं, कितने ठीक नहीं बैठ रहे हैं। और फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मैम से पूछिएगा मंडे को। तो फिर अब हम वाइंड अप करते हैं क्लास को। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस वीकेंड टू ऑल ऑफ यू एंड सी यू ऑन मंडे। टेक केयर। गुड नाइट एंड थैंक यू हैप्पी मैडम, वीकेंड। गुड नाइट और गुड नाइट। Night. नाइट। राइट।